टुडे वी आर डिस्कसिंग द नॉमेनक्लेचर पोर्शन ऑफ द टेक्सोनॉमी। बेसिकली टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं। बेसिकली टेक्सोनॉमी का एम ही होता है हम जान सकें कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ रह रहे हैं। बेसिकली इसका एम होता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। देखिए टेक्सोनॉमी में बेसिकली 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम स्पेसीज जिसे हमें जानना है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं। अब नोट करने से क्या होगा कि अगर उस स्पेसीज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होगी तो एक नाम निकल कर आएगा। अगर सिनोनिमस इन्फॉर्मेशन होगी तो सिनोनिमस नाम निकल कर आएगा, और यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसके कैरेक्टर से रिलेटेड तो हम नोट किए गए कैरेक्टर में जो सबसे स्टेबल कैरेक्टर होगा उसको बेसिस बनाकर उस स्पेसीज को एक नाम देंगे। ये नाम देने की प्रक्रिया ही कहलाती है नॉमेनक्लेचर। अब जब नाम हम दे देंगे तो उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में रख देंगे। उन ग्रुप्स में रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें उसकी स्टडी करने में आसानी होगी, लर्न करने में आसान होगा, रिमेंबर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि वो नॉमेनक्लेचर के वो कौन कौन से सिस्टम्स थे और आज जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर सिस्टम था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या था कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते थे एक नेम के, और ये कंपोनेंट्स ऑफ नेम कुछ और नहीं होते थे बल्कि वो कैरेक्टर्स ही होते थे उस स्पीसीज के। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छा था बिकॉज आप नाम में ही उस प्लांट के सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट अगर उसकी सीक्वेंसिंग में यानी कंपोनेंट्स जिस सीक्वेंस में कैरेक्टर्स को अरेंज किया जाता था उसकी सीक्वेंसिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो जो प्लांट का नाम होता था या स्पीसीज का जो नाम होता था उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोग शिफ्ट करते हैं तब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की तरफ। तो अबाउट 1753 के ड्यूरेशन में सबसे पहले आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखिए एनिमल्स और प्लांट्स के लिए दोनों अलग अलग दिया गया था। देखिए इसके फादर कौन थे, सो फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इसके फादर थे हमारे कौन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। कैरोलस लीनियस ने अलग अलग 2 किताबों में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स पब्लिश किए, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स के लिए इन्होंने जो बुक पब्लिश की उसका नाम था स्पेसीज प्लांटरम। स्पेसीज प्लांटरम एक बुक थी जिसमें उन्होंने प्लांट्स के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम पब्लिश किया। कौन सी डेट थी वो, डेट थी 1 मई 1753। एनिमल्स के लिए उन्होंने जिस बुक में पब्लिश किया उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और ज़्यादा अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो ये इसका 10th एडिशन था। क्यों, उससे पहले के एडिशंस में क्या था, उससे पहले के एडिशंस में ये एनिमल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते थे और उनको नोट डाउन करके रखते थे। ठीक है, तो 10th एडिशन में, और ये डेट थी करीब 1 अगस्त 1758। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और उन्होंने 2 अलग अलग बुक्स में प्लांट और एनिमल के लिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। अब कुछ टाइमलाइन पर बातें करते हैं। देखिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमारा आता है 1753 में। ठीक है, 1753 में आया हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इसके बाद हमारा 1961 में एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके बाद 1975 में इसका रिवीजन होता है और 1978 में ICBN नेक्स्ट टाइम पब्लिश होती है। ICBN है क्या, ICBN एक पतली सी बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है प्लांट्स का बेसिकली। ठीक है, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में हम एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो ICZN में इसके रूल्स लिखे हैं। तो ICBN बेसिकली पतली सी बुक होती है जिसमें सेट ऑफ रूल्स हैं
उन रूल्स की मदद से हम प्लांट्स का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। पहला, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आ रहा है 1753 में और 1961 में आप उसके रूल्स बना रहे हो, तो इतने ड्यूरेशन में क्या हुआ, और अगर ज़रूरत तब नहीं थी रूल्स की तो अब हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 200 साल बाद हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इन 200 साल के ड्यूरेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। देखिए, ICBN के रूल्स को लिखने की स्टार्टिंग हो चुकी थी 1931 में। बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, स्पैरोज, हिचकॉक एंड ग्रीन। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ICBN लिखना शुरू किया था। तो सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि इतना समय क्यों लगा, यानी अगर इतनी ही पतली सी बुक है तो 30 साल क्यों लगा। क्या रोज़ एक वर्ड उसमें लिखते थे, स्पेसीज लिख के छोड़ दिया कि आज का काम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। अब हम इन्हीं 2 चीज़ों पर पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूरा एरिया हम लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इन 200 साल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ी, और 200 साल पहले नहीं पड़ी थी तो 200 साल बाद क्यों पड़ी। देखिए, 1753 के ड्यूरेशन में साइंस पढ़ने वालों का नंबर बहुत ही कम होता था। साइंस में भी बायोलॉजी जैसी ब्रांच पढ़ने वालों का नंबर तो और भी कम होता था, और उसमें भी टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले लोगों का नंबर और भी कम होता था, उंगलियों पे गिन सकते थे आप। 1753 के ड्यूरेशन में ऐसे ही टेक्सोनॉमिस्ट एक जगह पर मीटअप रखते थे, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करते थे। भाई, अच्छा काम किया और शेयर न किया तो क्या मतलब। तो ऐसे ही टेक्सोनॉमिस्ट बातचीत कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि आपका एम क्या है। सभी टेक्सोनॉमिस्ट एक साथ बोल चुके कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ऐसे एक साल में 8 ऑर्गेनिज्म आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आप अपने टारगेट को बहुत धीरे धीरे फुलफिल कर रहे हो, बहुत धीरे धीरे पूरा कर रहे हो। सभी को ये रियलाइज़ हुआ कि टेक्सोनॉमिस्ट में सबसे पहले ग्रोथ होनी चाहिए, यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करने वाले लोगों में ग्रोथ होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में डेवलप करने के लिए सेमिनार्स किए गए, कैंपेन्स किए गए, और यहाँ तक कि लोगों के जो स्टूडियस सिटीज़ होती थी वहाँ पर लोगों के करिकुलम में, बच्चों के करिकुलम में टेक्सोनॉमी को ऐड कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि टेक्सोनॉमिस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। अब बहुत सारे लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एक साथ कर सकते थे, जिससे जो उनका टारगेट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, वो जल्दी फुलफिल हो सकता था। ठीक है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या राइज हुई कि नॉमेनक्लेचर सिस्टम तो था पर उसके रूल्स नहीं थे, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से नाम रख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अपनी लोकेलिटी में सुबह सुबह उठकर एक प्लांट को देखा और उस प्लांट को मैंने नाम रख दिया प्रकृति वेदास। मैंने क्या नाम रख दिया उसका? प्रकृति वेदास। भाई, मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा आदमी हूँ तो मैं अपने तरीके से नाम लूँगा, और वैसे भी प्रकृति वेदास सुनने में ही रॉयल नेम लगता है, तो मैंने प्रकृति वेदास इस प्लांट का नाम रख दिया। मैं इसको लेके गया इंटरनेशनल लेवल पर, मुझे अप्रिसिएशन मिला, वेल डन प्रभाकर तिवारी, कीप इट अप। पर बाद में ही पता चला कि एक और साइंटिस्ट ने सेम स्पेसीज को आइडेंटिफाई करके नॉमेनक्लेचर किया है और उसका नाम रखा है हिबिस्कस रोजासानेंसिस। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी कि जो नाम मैंने इस प्लांट को दिया है वो सही है या जो नाम इन्होंने इस प्लांट को दिया है वो सही है। देखिए, नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, रूल्स नहीं है, तो दोनों का ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई रीजंस नहीं है कि हम इस नेम को नेग्लेक्ट करें और इस नेम को एक्सेप्ट करें। प्रकृति वेदास मेरे तरीके से नेम है और रोजासानेंसिस किसी चाइनीज़ वगैरह के अकॉर्डिंग ये नेम होगा। सो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आती है। हमें एक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत है जिससे हम एक यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकें। इसके साथ साथ उस यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को भी बेसिस किसी सिंगल लैंग्वेज में या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही करना होगा, ताकि हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और एक प्रॉब्लम और आई जिसके कारण हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ी, वही प्रॉब्लम यही थी कि हम नोन प्लांट्स को ही बार बार नोन कर रहे थे, यानी आइडेंटिफाइड प्लांट्स का ही बार बार हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। इन 2 रीजंस के कारण और यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर सिस्टम लाने के लिए कारण हमें 1961 में ICBN की ज़रूरत पड़ी। अब बात आती है कि इतने साल क्यों लग गए, इतनी ही पतली बुक लिखनी थी। तो द रीज़न इज़ दैट इतनी ही पतली बुक थी, बट नॉमेनक्लेचर सिस्टम पहले ही आ चुका था और बहुत सारे नाम लिखे जा चुके थे।
इन सारे नामों को फिर से रीड किया गया, फिर से स्टडी की गई, और जो मैक्सिमम चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती थी उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट की गई, और जिन चीज़ों में चेंज किया जा सकता था उनमें चेंज किया गया। बेसिकली सब्जेक्ट को कंफर्टेबल बनाने के लिए और नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कंफर्टेबल बनाने के लिए ही ये 30 साल हमें यहाँ पर डिवोट करना पड़ा। ऑल क्रेडिट गोज टू द 3 साइंटिस्ट स्पैरोज, हिस्कोप एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ICBN के रूल्स के बारे में। देखिए ICBN का सबसे पहला रूल कहता है कि देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, आपको नाम रखना है, रखिए। देखिए इसके फुल फॉर्म में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म हो सकता है, बहुत जगह आपको बुक्स में ये भी मिलता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बट NCERT में क्योंकि लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो हम वही इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नेम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे? किसी भी स्पीसीज में 2 कंपोनेंट्स होंगे नेम के। पहला कंपोनेंट जो होगा वो होगा जेनेरिक नेम, और सेकंड जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जेनेरिक नेम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को डिनोट करता है। क्या करता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को डिनोट करता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को डिनोट करता है। इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है भाई। क्या होता है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ को लेके। लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर, सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर, सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर है। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे भाई, इसका कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। बेसिकली जेनेरिक नेम क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स को बेसिस बनाते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है? वो सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है जिसकी मदद से हम उस स्पेसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो एक नेम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल के लिए आपको हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, गर्मियों में आप सभी का फेवरेट मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है? जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या है? इस मैंजीफेरा जीनस का स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। इंडिका वास्तव में केवल एक कार है और कुछ नहीं है, अलग से अगर आप लिखेंगे तो। सो ये था इसका पहला रूल। सेकेंड रूल यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। मतलब जेनेरिक नेम आप जब भी लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, और फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट क्या होगा? हमारा स्मॉलर होगा। ऐसा ना लिखकर हम लिख सकते हैं कि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन है। तीसरी चीज़ बात आती है यहाँ पर। तीसरी चीज़ क्या यहाँ पर आती है कि टोटोनिम्स और ऑटोनिम्स से रिलेटेड बात करना है, वो नेक्स्ट रूल में हम कर लेंगे। तीसरा रूल यहाँ पर ये आता है हमारा दैट व्हेनेवर, जब भी हम इनका नाम लिखेंगे, व्हेनेवर टाइप्ड और रिटन और जब भी हम इन्हें टाइप करेंगे या इनको राइट करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। किन किन चीज़ों को? स्पेसिफिक एपिथेट को एंड जेनेरिक नेम को।
और जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे, व्हेन एवर प्रिंटेड, जब प्रिंट करेंगे आप इसको, तो आप इसको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इटैलिक्स में, टू शो लैटिन ओरिजिन। देखिए, जब भी आप इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जब भी आप नाम लिखेंगे, तो जब भी इन नेम को क्या किया जाएगा, राइट किया जाएगा या टाइप किया जाएगा, तो स्पेसिफिक एपिथेट को और जेनरिक नेम को सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे, और जब भी इनको हम प्रिंट करेंगे तो इनको इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये शो करता है कि इनका ओरिजिन क्या है, लैटिन ओरिजिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट 24 में इससे क्वेश्चन आना चाहिए एक। सो एनटीए को नीट 2024 में इससे क्वेश्चन देना चाहिए, तो इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा। अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन बनना चाहिए, बिकॉज इस पॉइंट से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा से रहते हैं आईसीबीएन से रिलेटेड। सो ये क्वेश्चन नीट 2024 में आना चाहिए, अच्छा पॉइंट है। चौथी चीज़ जो है वो टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स रिलेटेड है। मुझे बोर्ड चाहिए तो इरेज करना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट रूल जो आता है वो आता है टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स रिलेटेड। देखिए, आईसीबीएन में टॉटोनिम्स वैलिड नहीं होते हैं, टॉटोनिम्स वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन आईसीजेडएन में टॉटोनिम्स वैलिड होते हैं। पहली चीज़ समझते हैं टॉटोनिम्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो बाइनोमियल की हेल्प के लिए बनाया गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम ट्यूबरोसम, मुझे इसी के जैसी एग्जैक्ट स्पेसीज मिली है। अब मुझे उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक सब स्पेसिफिक एपिथेट्स दे दूंगा, ए एंड बी, सोलेनम ट्यूबरोसम ए, सोलेनम ट्यूबरोसम बी। ये क्या है यहाँ पर, जेनरिक नेम है, ये क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक एपिथेट है, और ये दोनों क्या है, सब स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोनिम्स। और जब हमारा जेनरिक नेम और सब स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है तब उसको बोलते हैं ऑटोनिम्स। ठीक है, टॉटोनिम्स का एग्जांपल आप दे दीजिए मुझे, नाजा नाजा, इंडियन कोबरा। ठीक है, और ऑटोनिम्स का एग्जांपल आप दे दीजिए, होमो सैपियंस, सेपियंस। तो टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स, बेसिकली आईसीबीएन में टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स दोनों ही वैलिड नहीं होते हैं। टॉटोनिम्स पर हमें बातचीत करनी होती है, ऑटोनिम्स पर हम बातचीत नहीं करते हैं। आईसीजेडएन में दोनों ही वैलिड है। ठीक है, फिफ्थ बात है यहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप साइंटिस्ट का नाम लिखोगे, साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, और उसे कोई ज़रूरत नहीं है इटैलिक्स में कन्वर्ट करने की या फिर उसको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट नेम लास्ट में लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ज़रूरत क्यों पड़ी साइंटिस्ट का नाम लिखने की? देखिए, जब नॉमेनक्लेचर चल रहा था तो बहुत सारे साइंटिस्ट, देखिए कोई भी साइंटिस्ट होगा वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाता है किसी स्पेसीज़ को ढूंढने में, तो वो चाहेगा कि उस स्पेसीज़ से रिलेटेड उसका नाम से रिलेटेड उस स्पेसीज़ में कुछ रखा जाए ताकि लोग उसे बाद में याद कर सकें। कोई बुराई नहीं है, सभी लोग फेम डिज़र्व करते हैं, इवन साइंटिस्ट ऑल्सो डिज़र्व फेम। तो इसी तरीके से कुछ स्टार्टिंग हुई कि साइंटिस्ट क्या करने लगे, प्लांट्स में अपना नाम रखने लगे। फॉर एग्जांपल एक प्लांट स्पेसीज थी कीटोमियम, कीटोमियम सुब्रमण्यला। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, कीटोमियम जीनस तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पर स्पेसिफिक एपिथेट इसका जो क्या होता है, इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम इस स्पेसीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको जंगल में भेज दूं और बोलूँ इस स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर लो, आप कीटोमियम जीनस को तो आइडेंटिफाई कर लोगे पर सुब्रमण्यला स्पेसिफिक एपिथेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये प्लांट या ये स्पेसीज है कौन सी। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट इस तरीके की हरकत करने लगे तो आईसीबीएन को रियलाइज़ हुआ
कि हमें अपने रूल्स में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाना होगा। उन्हें ये पता चल गया कि हमारा साइंटिस्ट भी फेम चाहता है, रेड कारपेट पे चलना चाहता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ICBN के रूल्स में ही साइंटिस्ट का नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऐड कर दिया। यानी उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन लास्ट में अपना नाम लिख लीजिए, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है, ये कारण था। सिक्स्थ थिंग यहाँ पर क्या आती है, इतना सब चीज़ें हुआ, अंडरलाइन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको उसका टाइप स्पेसिमेन लेके आना पड़ेगा। टाइप स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड, टाइप स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड। आपने क्या ढूंढा है उसका एक स्पेसिमेन बनाइए और उसको लेकर आइए। स्पेसिमेन जनरली आप किस तरीके के बनाएंगे, आप किस में बनाएंगे, हर्बेरियम शीट्स के फॉर्म में बनाएंगे, हर्बेरियम शीट्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। हर्बेरियम शीट्स के फॉर्म में आप बनाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ। अच्छा, एक चीज़ और थी, नेम्स जो हैं हमारे, उनको क्या होना चाहिए, लैटिन डेराइव होने चाहिए, यानी लैटिन ओरिजिन डिराइव्ड होने चाहिए, लैटिन ओरिजिन में डिराइव्ड होने चाहिए। ऐसा क्यों है, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज को क्या माना जाता है, डेड लैंग्वेज माना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। अब जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मोर प्रोबेबली, उस पर हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जिस रूल पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो रूल है रूल नंबर 3 या 4। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, व्हेनेवर हैंड रिटन या आप क्या करेंगे, टाइप्ड, प्रिंटेड, जब आप हैंड रिटन करेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। किन किन चीज़ों को, सेपरेटली अंडरलाइन द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट और जब भी आप उनको प्रिंटेड फॉर्म में रखोगे तो क्या करोगे, आप उनको क्या कर दोगे, इटैलिक्स में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो जब भी हैंड रिटन या फिर टाइप करोगे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को, और जब भी प्रिंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये शो करता है उनका लैटिन ओरिजिन। नीट 2024 में NTA को इससे क्वेश्चन देना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। So this is for all of today's discussion. I hope you guys enjoyed this and understand the basics of ICBN. Till then, happy learnings. Thank you.